लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बताना था आपको, थोड़ा बहुत समझ आया है। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकसभा, राज्यसभा। बेसिक डिफरेंस जानना है, बाद में डिस्कशन होगा जब एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब। अभी बात कर रहा हूं मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, स्थानीय प्रशासन। थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दिया गया है, रूरल रीजन, अर्बन रीजन बताया गया है। अर्बन का मतलब है जहां डेंसिटी, ह्यूमन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर मोर देन 400, 400 से अधिक लोग एक वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं तो उस क्षेत्र को शहरी क्षेत्र आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि वहां जो भी पॉपुलेशन है उसमें से मेल, पुरुष, उसका 75% जो शेयर है या उसका हिस्सा जो है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। ये दो मेजर कंडीशन है। लेकिन यही बस नहीं होना चाहिए, मैं बोला हूं कि वहां रेवेन्यू जनरेशन के अच्छे खासे सोर्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक हो, तब की कहानी है, तब उसको शहर का स्टेटस दिया जाता है। और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो दो पॉइंट ऑफ व्यू से अब है, एक है रूरल और दूसरा है अर्बन। दो एडमिनिस्ट्रेशन है, रूरल और अर्बन। मैं बोला हूं दोनों में बेसिक डिफरेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जब इस बिल पर डिस्कशन हो रहा था तो दो अलग अलग बिल पर डिस्कशन हो रहा था। मैं बोला भी हूं थोड़ा सा आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उस पे अमेंडमेंट्स होते हैं, कुछ बदलाव करना होता है तो उसके लिए बिल आता है, दोनों हाउस में डिस्कशन होता है, राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन होता है, फिर गजट नोटिफिकेशन होता है। प्रोसेस है ये, जिसको पार्लियामेंट्री प्रोसेस बोलते हैं, संसदीय प्रक्रिया। संसद दो हाउस है, ऐसा सुने हैं आप। हाउस का नाम एक का राज्यसभा है और दूसरे हाउस का नाम लोकसभा है। लेकिन आपको बताया गया है, आर्टिकल 79 में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसका एक मेजर पार्ट है। संसद कहने का मतलब तीन कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दो हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। कोई भी अगर बिल आता है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करने हैं तो कोई भी बिल आता है तो उसको इन दोनों हाउस की प्रक्रिया से गुजरना होता है। फिर उसके बाद दोनों हाउस से वो बिल पास हो जाता है तो हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, इनका रिकमेंडेशन मिलेगा तो बिल चेंज हो जाता है एक्ट के फॉर्म में, वो कानून बन जाता है। अब कानून लागू भी करना है, कब से लागू होना चाहिए, तो इसके लिए है गजट, भारत सरकार का राजपत्र। भारत सरकार जैसे इसको गजट में पब्लिश करती है वो कानून जो है वो भारत में लागू भी हो जाता है। तो यही सब बदलाव के लिए हुआ था, बोल रहा हूं वो ध्यान देना है। 1992 समझाया भी गया है आपको, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना है 1992 में। ये जो पढ़ रहे हैं आप, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बात कर रहा हूं, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब उस समय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। ये बना है 1992 में। कहने का मतलब इसमें हुए होंगे क्या, अमेंडमेंट्स, बदलाव हुए होंगे। तो 1992 में एक अमेंडमेंट्स है 73rd, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990। ईयर मैं मेंशन कर रहा हूं विथ डेट के साथ, लेकिन अभी काम का नहीं है, जब इसको इंडिविजुअल चैप्टर में पढ़ेंगे तब बात करूंगा मैं। अब ये बिल आया होगा पहले, तो मतलब जो बिल लाया गया होगा अमेंडमेंट्स के लिए, तब वो जाके इन तीनों का फाइनल स्वीकृति, तब वो क्या बना होगा, एक्ट, फिर किसी डेट पे वो लागू हुआ होगा। तो उसी के लिए पहले बात कर रहा हूं वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो एक्ट बना वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 1992 का एक एक्ट है। ये एक्ट आया 73rd के लिए बोल रहा हूं, डेट है 22 दिसंबर 1992। जो हाउस है जहां पर इसको रखा गया वो है लोकसभा।
22 दिसंबर 1992 को इस बिल को डिस्कशन के लिए लोकसभा में रखा गया। लेड ऑन द टेबल बोलते हैं उसी को, चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया गया। डिस्कशन होगा, मेंबर्स अपने ओपिनियन देंगे इस बिल से रिलेटेड जो भी, जैसे आप देखते होंगे संसद में डिबेट होता है, चर्चा होती है किसी बिल पर, तो वैसा इस पर हुआ चर्चा। इसी दिन जो है ये बिल यहाँ से हो गया पास, जिस दिन इसको इंट्रोड्यूस किया गया वहीं से पास हुआ। अगला दिन 23 दिसंबर 1992 ये बिल अगले हाउस को गया, राज्यसभा। ये बिल गया चर्चा के लिए राज्यसभा को, राज्यसभा में चर्चा हुआ, इसी दिन ये बिल जो है वो पारित हुआ। मतलब डेट सेम है, जिस दिन ये बिल प्रस्तुत हुआ, इंट्रोड्यूस किया गया है, और जिस दिन ये पारित हुआ है, दोनों डेट सेम है। यहाँ भी बोल रहा हूँ, इंट्रोड्यूस किया गया इस हाउस में और इस बिल को उस दिन से पारित किया गया, दोनों डेट सेम है। 22 दिसंबर 92 है, 23 दिसंबर 92। अब ये जाएगा किन के पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास ये बिल गया। राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन, जब भी राष्ट्रपति के पास ये बिल गया, बिल पर रिकमेंडेशन आया 20 अप्रैल 1993 को। 20 अप्रैल, ये 1992 दिसंबर बोल रहा हूँ, अगले साल बोल लीजिए, दिसंबर के बाद अगला साल आएगा। तो अप्रैल 20 अप्रैल 1993 को जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्होंने इस बिल पर किए हस्ताक्षर, रिकमेंडेशन है। अब ये बिल एक और प्रोसेस है, गजट में नोटिफाई होगा। भारत सरकार के गजट में राजपत्र में ये प्रकाशित हुआ। गजट नोटिफिकेशन आया, राजपत्र में प्रकाशित हुआ है 24 अप्रैल 1993। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में हर साल, नेशनल पंचायत राज डे, क्योंकि मैं बोला हूँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कनेक्शन है पंचायत राज से, ऐसा कुछ बताया गया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायत राज से है। 24 अप्रैल को हर साल इंडिया में सेलिब्रेशन है, नेशनल पंचायत राज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जो पंचायती राज संस्थाएं थी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स थे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है इस डेट को। तो 24 अप्रैल 1993 को ये जो बिल था वो एक्ट बना। एक्ट बनने के बाद इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया। कहने का मतलब एक शब्द हम बोल रहा हूँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुका है 24 अप्रैल 1993 से। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? इसी के बेसिस पे, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि हमारे यहाँ 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, स्टेट और यूटीज हैं हमारे यहाँ। टोटल अगर देखा जाए तो 28 और 8। हर स्टेट का जियोग्राफिकल लैंड फॉर्म्स अलग अलग है। आप हिमालयन स्टेट चले जाइए, वहाँ का जियोग्राफी अलग होगी। कोस्टल रीजन चले जाइए, वहाँ की जियोग्राफी अलग होगी। हमारी जियोग्राफी अलग है। अब जियोग्राफी पे ही डिपेंड करता है क्या? पॉपुलेशन। आपको मेन जो गंगेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान है, वहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी क्योंकि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि वहाँ ज़्यादा है। हिमालयन रीजन में पॉपुलेशन कम ही होगा क्योंकि वहाँ ऐसा लैंड फॉर्म है नहीं, वहाँ बहुत सारी चैलेंजेस है। वहाँ लोकल्स रह सकते हैं, आप वहाँ जाके जमीन जायदाद खरीद के नहीं बस सकते क्योंकि आपके लायक है नहीं वो जियोग्राफी। आप वहीं शूट करेंगे जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, जिस जियोग्राफी में आप सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ आप बसने की कोशिश करेंगे। सडन आप बोले कि नहीं अब आप दक्षिण भारत में रहेंगे, नहीं रह सकते हैं आप, क्योंकि उस जियोग्राफी में आपका जन्म नहीं हुआ है, ना परवरिश नहीं हुआ है। मतलब लंबे समय तक आप किसी एक जियोग्राफी को फेस किए तो अगले में सेटल होने में थोड़ा चैलेंजेस है। अगर आप वहाँ के ओरिजिन है तो ऑब्वियसली रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर रीजन की जियोग्राफी अलग है तो वहाँ का डेमोग्राफी भी अलग होगी, वहाँ का जनसंख्या भी तो अलग ही होगा। अब जनसंख्या अलग है तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगी, डिमांड्स अलग अलग होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन को तो पार्ट बनाया, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं बनाया कि एक कानून से पूरे ऑल ओवर इंडिया में पंचायत राज को स्टेब्लिश कर सके। इसको छोड़कर राज्यों के ऊपर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो अर्बन हो चाहे वो रूरल हो, ये है स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। राज्य सूची पढ़ेंगे आगे चल के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के द्वारा
विषयों को बांट दिया गया 3 कैटेगरी में। जो सब्जेक्ट जिस पर काम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बांटा गया है उसको 3 लिस्ट में। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, ऐसे कानूनों को रखा गया जिस पर संसद विचार करती है, संसद कानून बनाती है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। स्टेट लिस्ट बोला जाता है, ऐसे विषयों को रखा गया है जिस पर राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर काम करती है, उस पर वही कानून बना सकती है। और 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे दोनों को राइट्स है, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो राज्य सूची का विषय है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब भारतीय सरकार, मतलब संसद ही अमेंडमेंट कर सकती है, तो अमेंडमेंट करके इसको स्टेटस दे दी कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अब बोली कि ये स्टेट लिस्ट है, राज्य सरकार अपने सिचुएशन, अपने जियोग्राफी, अपने हिस्ट्री, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग क्या करे, रूल्स रेगुलेशन एक्ट का फॉर्मेशन करे। तो राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय मतलब कोई ना कोई राज्य इस पर कानून बनाएगी। भारत देश का पहला राज्य था जिन्होंने इस संशोधन के बाद कानून बनाया, मध्य प्रदेश। मैं बात कर रहा हूं कब का, 1993 का, 24 अप्रैल 1993 को हुआ है क्या, इम्प्लीमेंट। तो भारत देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश जिन्होंने पंचायत राज के लिए अलग से कानून बनाना शुरू किया। अब पिछली क्लास में आपको बताया गया है स्टेट लेजिस्लेचर में भी 2 हाउस हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, ऐसा कुछ बोला गया। 6 राज्य में केवल 2 हाउस है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसमें कहीं मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया गया, मतलब मध्य प्रदेश के लेजिस्लेचर में भी एक ही हाउस है, विधानसभा। अब कोई बिल आएगा तो विधानसभा में डिस्कशन किया जाएगा, पास होगा सीधा गवर्नर को जाएगा। बताया था आर्टिकल नंबर 168, वहां पर भी स्ट्रक्चर बताया गया। 3 कंपोनेंट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, 2 हाउस होता है, विधान परिषद, विधानसभा, और गवर्नर ऑफ द स्टेट उसका पार्ट है। तो मध्य प्रदेश में कोई बिल आएगा तो वो कहाँ प्रस्तुत होगा, विधान सभा में, वहां एक ही हाउस है लेजिस्लेचर में, तो विधानसभा है। इस विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायत राज विधेयक लाया गया, विधेयक बोल रहा हूं, बिल, मध्य प्रदेश पंचायत राज विधेयक बिल, मध्य प्रदेश पंचायत राज बिल लाया गया 1993, बिल है बोल रहा हूं, चर्चा होगा, एक्ट बनेगा, फिर इंप्लीमेंट होगा। एक ही हाउस है, विधानसभा है, तो यही होगा ये क्या प्रस्तुत, इंट्रोड्यूस किया गया इसको 20 दिसंबर 1993, 20 दिसंबर 1993 को इस बिल को क्या किया गया, मध्य प्रदेश विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया, चर्चा के लिए रखा गया, लेड ऑन दी टेबल बोलते हैं। अब यहां डिस्कशन हुआ होगा, फाइनली ये बिल पास होगा वहां से। ये बिल जो है वो पारित हुआ है 30 दिसंबर 1993 को, मतलब हाउस का काम अब निपट गया है। ये गया होगा रिकमेंडेशन के लिए किनके पास, गवर्नर के पास, जो उस समय जो भी राज्यपाल रहे होंगे, गवर्नर के पास ये बिल गया, और इस बिल पर गवर्नर का रिकमेंडेशन आया 24 जनवरी 1994 को। मैं अभी जिस बिल पर बात कर रहा हूं वो मध्य प्रदेश पंचायत राज विधेयक है। ये विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत हुआ 20 दिसंबर 93 को, और 30 दिसंबर 93 को पास हो गया है। गवर्नर के पास गया है रिकमेंडेशन के लिए, अनुमोदन के लिए। गवर्नर ने रिकमेंड किया इसको 24 जनवरी 1994 को, मतलब अब ये बिल ना होके बन गया, क्योंकि जैसे ही स्वीकृति मिलता है अब वो एक्ट के रूप में चेंज हो जाता है। तो यही अब बिल क्या हो गया, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम। समझ गया क्या बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम। ये अब गवर्नर के रिकमेंडेशन के बाद ये हो गया 1990। लेकिन अब गजट नोटिफिकेशन बाकी है, क्योंकि अधिनियम बना है, लागू कब से हुआ ये अभी पता नहीं है। तो इसको एमपी गवर्नमेंट ने, अब एमपी गवर्नमेंट बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश सरकार ने इसको गजट में नोटिफाई किया 25 जनवरी 1994 को।
मतलब मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम कब से लागू है? तो 25 जनवरी 1994। समझिए क्या बोल रहा हूँ। इस एक्ट के लिए जितना प्रोसेस बताया हूं वो इस एक्ट के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो फॉर्म की है, तो मध्य प्रदेश पंचायत राज एक्ट 25 जनवरी 1994 से लागू है। अब 1994 में तो छत्तीसगढ़ नहीं था, वो पार्ट था किसका? मध्य प्रदेश का। मतलब उस समय जो भी छत्तीसगढ़ की टेरिटरी रही होगी उसमें भी ये इंप्लीमेंट हुआ ही होगा, क्योंकि उस समय यूनाइट एमपी था, डिवाइड एमपी नहीं था। उस समय पूरा अविभाजित मध्य प्रदेश था, तो वो छत्तीसगढ़ की टेरिटरी भी मध्य प्रदेश का पार्ट थी, मतलब वहां ये लागू हुआ होगा। इसके में आगे चल के मैं बताऊंगा कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये कुछ प्रोविजन लेके आया था। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो प्रोविजन लेके आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पिछली क्लास में मैं बोला भी पार्ट है जिसमें भारतीय संविधान में चीजों की व्याख्या की गई है, जिसमें वो एक्सप्लेन किया गया है, उसको 3 चीजों में बांट दिया है। एक तो बोला है वो पार्ट, भाग, दूसरा फिर आर्टिकल बोला है, अनुच्छेद, और तीसरा है अनुसूची। ठीक, ये बताया गया शेड्यूल। तो एक पार्ट इंक्लूड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। पार्ट को नाम दिया गया है 9, भाग 9। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है पैरा के थ्रू, जिसको बोलते हैं आर्टिकल्स, अनुच्छेद। इस भाग 9 में अनुच्छेद रखे गए हैं 243 से 243O, ABCDEFG ऐसा करते हुए ओ तक, या क ख ग घ अंगा, अगर आप हिंदी में समझे तो। अनुसूची जोड़ी गई, शेड्यूल, शेड्यूल नंबर 11, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इस 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं को काम करने के लिए 29 विषयों पर डिस्कशन किया गया है। ऐसे 29 लिस्ट दिए गए हैं इनको, जिस पर उन लोग क्या करेंगी? काम करेंगी, व्यवस्था चलाएंगी अपना पंचायतें। शेड्यूल जोड़ी है ये 11वीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। इस संशोधन के तहत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट इंक्लूड किया गया, इंसर्ट हुआ है, पार्ट 9। आर्टिकल है जिसमें 243 टू 243O। शेड्यूल है 11 नंबर, 29 सब्जेक्ट या लिस्ट दिया गया है पंचायतों को काम करने के लिए। अब ये सब बताया गया है कहाँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पहले नहीं था। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंसर्ट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये व्यवस्था लेके आई। अब इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही से कहानी है। अब ये हर वाला आर्टिकल है, अनुच्छेद है। आर्टिकल नंबर 243 आप पढ़ेंगे पेपर नंबर 7 में। कुछ एक्ट है, अधिनियम, कुछ एक्ट है, जैसे कुछ नहीं सुने होंगे तभी रिसेंट के ही कहानी है। नाम सुने होंगे अब, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अधिनियम है तो उसमें जो भी एक्ट है उसमें जितने भी टर्म्स हैं उसको डिफाइन किया गया होगा कहीं ना कहीं। कोई भी कानून बनता है या कुछ नहीं तभी सुने होंगे VBG राम जी, मनरेगा को रिप्लेस करके जो लाया जा रहा है विकसित भारत के लिए। तो VBG राम जी एक्ट आया है, तो उस एक्ट में जो भी टर्म्स यूज किए होंगे शब्दावली, उसको कहीं ना कहीं तो डिफाइन किया गया होगा ना, क्योंकि वो तो लीगल लैंग्वेज है और थोड़ा टिपिकल भी होता है, पढ़ने में आसानी से समझ आता नहीं है। तो कोई भी एक्ट बनता है तो एक्ट में पहले डेफिनेशंस दिए जाते हैं जो टर्म्स यूज किए गए हैं उसके। तो यहाँ पर भी कहानी आर्टिकल नंबर 243 में है डेफिनेशंस, परिभाषाएं दी गई है। आर्टिकल नंबर 243A ऐसा चला है, ABC। ए में है ग्राम सभा, पढ़ेंगे आगे चल के। अभी बात कर रहा हूं मैं आर्टिकल नंबर 243, आर्टिकल नंबर 243B पर। बी में है इस्टेब्लिशमेंट, गठन, पंचायतों के गठन के संदर्भ में प्रोविजन है। और यहीं पर बताया गया है पंचायतों के गठन के लिए कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसमें एक पंचायत होगा। आर्टिकल नंबर 243B में एक्सप्लेनेशन है, जिला स्तर पर एक पंचायत होगी, और जो विलेज है, गांव लेवल पे एक पंचायत होगी। और फिर बोला गया इंटरमीडिएट, मध्यमवर्ती या मध्यवर्ती
मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं पंचायत राज व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 टियर में होगी, 3 स्तर पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पंचायत होगा, विलेज लेवल पे एक पंचायत होगा और इंटरमीडिएट मध्यवर्ती स्तर पे एक पंचायत होगी। तो 3 टियर की बात करता है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायतों के लिए कि 3 स्तरों पे पंचायतें होंगी। अब ये सब आया तो इसी के बेसिस पे एमपी गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, कानून बना दी। मध्य प्रदेश सरकार कानून बना के आई, कानून लागू भी हो गया उसका कब, 25 जनवरी 94 को। अब कानून लागू हुआ है तो पंचायतों का क्या कराना है, चुनाव गठन करना है, आर्टिकल नंबर 243 जो बी बताएं उसके थ्रू। और गठन होने के बाद वहां होता है इलेक्शन। मान लीजिए कहीं ग्राम पंचायत बन गया, तो ग्राम पंचायत बना तो वहां पर अब चुनाव कराना जरूरी है कि फला को डिक्लेयर कर दिया कि ये गांव है और इस गांव में ग्राम पंचायत बनेगा, तो इलेक्शन के थ्रू ही ग्राम पंचायत बनता है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम इलेक्शन कराया मई 1994 में, जनवरी 1994 में इंप्लीमेंट हो चुका है। 25 जनवरी को पहला पंचायत चुनाव हुआ कहाँ, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट पंचायत इलेक्शन मध्य प्रदेश में हुआ है मई 1994 में। आगे चल के पढ़ेंगे आप, पंचायतों का एक टेन्योर होता है, टर्म ऑफ द ऑफिस, और ये होता है फर्स्ट मीटिंग टू 5 ईयर। पहली बैठक से 5 साल के लिए कोई भी पंचायत गठित होता है, 5 साल के बाद नई पंचायत का चुनाव वहां होगा। मतलब 1994 में पंचायत आई है तो 5 साल के लिए आया होगा, मतलब 5 साल वही होगा। और पढ़ेंगे आगे चल के, मैं बताऊंगा कि इनका जो टेन्योर होता है आर्टिकल नंबर 243 मैं बोला हूँ ABCDEFGHIJ ऐसा ओ तक बोला हूँ, तो ई है जिसमें टेन्योर बताया गया, टर्म ऑफ द ऑफिस पंचायत का। बोला गया है कि पंचायत का टेन्योर जैसे ही खत्म होने वाला रहेगा उससे ठीक पहले पंचायत चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब 1999 में जब ओवर होता रहा होगा इनका टेन्योर तो है, तो उससे ठीक पहले पंचायत चुनाव हुआ होगा। मतलब 1999 में ही सेकेंड पंचायत इलेक्शन हुआ होगा, तब तक छत्तीसगढ़ यही का पार्ट था। और 5 साल जाएगा ये मतलब तब छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। कैसे, छत्तीसगढ़ 1999 में एमपी गवर्नमेंट का हिस्सा था, 2000 में छत्तीसगढ़ का इस्टेब्लिशमेंट है, छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश हो गया है, ऐसा कुछ बताया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि छत्तीसगढ़ सेपरेट स्टेट बना तो यहाँ की पंचायतें भंग कर दी गई, क्या चलेगी 4 तक। अब 4 के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, हमारी, कि हमको अब इसको आगे 4 में चुनाव कराना है, फिर नया पंचायत इस्टेब्लिश करना है। अब जो भी कहानी सुना रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ के लिए बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ स्टेट। अब तक जो सुन रहे थे वो एमपी गवर्नमेंट का था, छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ बना है, बताया गया है कि एक्ट के थ्रू छत्तीसगढ़ का इस्टेब्लिशमेंट है, एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, यही पढ़े, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। अब फिर से अधिनियम पर बात कर रहा हूं, एक्ट पर बात कर रहा हूं। मैं बोला कि जब भी कोई कानून बनता है तो उस कानून में होते हैं क्या, चैप्टर्स, अध्याय, ऐसा कुछ बोला गया है। उस कानून में होते हैं सेक्शन, धाराएं और अनुसूची। तो इस एक्ट में भी कुछ ऐसा होगा, इसमें भी कुछ चैप्टर्स होंगे इस कानून में, कुछ सेक्शन होंगे और कुछ शेड्यूल्स होंगे। काम का भी है सेक्शन नंबर 79, सेक्शन 1 2 3 4 5 ऐसा गया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 79, एक धारा है इस कानून का 79 नंबर, सेक्शन नंबर 79। इस 79 में पावर है। मैं बताया भी था कि एमपी जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो गजट में नोटिफाई हुआ था 25 अगस्त 2000, ऐसा कुछ बताया गया है। मतलब मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया था भारत में 25 अगस्त 2000 को, ऐसा कुछ पढ़े। इसी टाइम पीरियड का जिक्र करते हुए इस आर्टिकल में पावर दिया गया है सीजी स्टेट को, छत्तीसगढ़ को। बोला यह गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार धारा 79 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए विद इन 2 ईयर मतलब 25 अगस्त 2000 से 24 अगस्त या 25 अगस्त 2002 मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को अपना सकती है। मध्य प्रदेश सरकार जो भी कानून बनाया होगा, जब छत्तीसगढ़ उसके साथ रहा तब,
तो छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है, उसमें एक धारा है 79, उस 79 धारा में प्रावधान है कि छत्तीसगढ़ जो है इस धारा की शक्ति का प्रयोग करते हुए एमपी गवर्नमेंट के किसी भी रूल्स को, नियम को, किसी भी एक्ट को, अधिनियम को अपना सकती है, लेकिन विद इन 2 ईयर्स, मतलब उसको अगर अपनाना होगा तो 25 अगस्त 2000 से 2002 तक ही अपना सकती। जो पहले से एमपी ने कानून बनाए या कोई नियम बनाए उसको, लेकिन उसके बाद छत्तीसगढ़ को अपना खुद कानून बनाना होगा, वो अब अपना नहीं सकती 2002 के बाद, 25 अगस्त के बाद। तो एमपी गवर्नमेंट ने कानून बनाया क्या? पंचायत एक्ट। कब का? 1993। हमने उस कानून को अपनाया है उस टाइम पीरियड में ही। अब नाम पड़ गया उसका छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट 1993। अभी 1993 क्यों लिखा है समझ आ गया? अगर हम कानून बनाते तो 2000 लिखा था या 2000 के बाद का कोई ईयर होता, क्योंकि हम अपनी विधानसभा से उसको पारित करते, फिर हमारा कोई गवर्नर है उस पर सिग्नेचर करता, फिर कोई राजपत्र में हम उसको क्या करते, पब्लिश करते। लेकिन हमने 1993 से ले लिखा है क्योंकि हम एमपी गवर्नमेंट के ही कानून को अडॉप्ट कर लिए। समझ गए क्या बोल रहा हूं? और ये एडॉप्शन का राइट्स हमको कहाँ मिला है? वो है आर्टिकल आपका सेक्शन 79। सेक्शन 79 में पावर है, लेकिन इस 2 साल के भीतर ही अपनाना था, तो हमने वो काम किया। मैं आगे चल के मेंशन करूंगा। ये जो घटना हुई जिसको हम अपनाए हैं वो डेट है 7 जून 2001। बोला जाता है इसको विधियों के अनुकूलन आदेश। विधियों का अनुकूलन आदेश कहलाता है। मतलब विधियों के अनुकूलन मतलब विधि जो कानून बनाई है मध्य प्रदेश ने, उसी को उसी फॉर्म में छत्तीसगढ़ क्या कर रही है, एडॉप्ट कर रही है। समझ गए? एडॉप्शन ऑफ ऑर्डर एक्ट बोला जाता है 7 जून 2001। हमने बस एडॉप्ट किया है, कोई नया कानून का फॉर्मेशन हमने नहीं किया है। एडॉप्ट कैसे किया है समझ गए? सेक्शन 79 में पावर दिया गया है छत्तीसगढ़ को, उस इसमें एमपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में। अब वो सब चीज छोड़ देना है, आगे जो बोल रहा हूँ वो ध्यान देना। नहीं समझ आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइम पंचायत इलेक्शन कराई थी एमपी गवर्नमेंट ने 1999 में। ठीक, 4 तक चलेगी है। अब जिम्मेदारी हमारी है कि हमको क्या करना है, अपना इलेक्शन कराना है। अब अपना इलेक्शन कराना है तो छत्तीसगढ़ एक सेपरेट स्टेट है, मतलब छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पंचायत इलेक्शन होगा। और पंचायत का चुनाव कराना नानमुन बात नो हरी, परिसीमन का प्रोसेस होता है पहले, क्योंकि 5 साल में जनसंख्या कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही गई होगी। और वार्ड का सेटलमेंट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सुने होंगे गांव के, अगर आप निवासी होंगे तो गांव वाले लोग बोलते हैं हमारा वार्ड पिछले साल मोर घर जो है पिछले साल वार्ड क्रमांक 3 में रही से, ये साल वार्ड क्रमांक 4 में आगे है। वो डिलिमिटेशन बोलते हैं उसको, क्योंकि एडजस्ट किया जाता है किसको, पॉपुलेशन को। ऐसा टारगेट किया गया है पंचायत राज एक्ट में कि हर वार्ड की जनसंख्या मिनिमम एक रिप्रेजेंटेटर के पीछे 100 होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू पंचायत राज एक्ट 1993 छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो उसी को रीसेटल किया जाता है या सफल किया जाता है, जिसको बोलते हैं क्या, डिलिमिटेशन। इलेक्शन के पहले, बिफोर इलेक्शन ये पूरा प्रोसेस अपनाती है जो भी निर्वाचन आयोग है वो। तो अब पूरा चुनाव कराने का दायित्व किसको है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को। पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 243 के, बात करूंगा मैं, एक अनुच्छेद है। जैसे मैंने बोला कि आर्टिकल 243 से स्टार्ट हुआ है और 243 से ओ तक गया है, तो इसमें आर्टिकल है 243 के। आर्टिकल है 243 के, इसमें प्रोविजन है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रोविजन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया है। एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा जिसका काम होगा पंचायत इलेक्शन कराना। तो राज्य निर्वाचन आयोग पहले हमको बनाना पड़ेगा चुनाव पहले, क्योंकि पूरा काम यही करने वाली है। तो फाइनली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसी आर्टिकल के प्रोविजन के थ्रू स्टेट इलेक्शन कमीशन, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया 28 सितंबर 2002 को। राज्य निर्वाचन आयोग का स्थापना है। अब ये आयोग आई तभी तो चुनाव होगा, बिना आयोग के चुनाव हो सकता है क्या लगता है? चुनाव कराने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आर्टिकल 243 के में किसको दिया गया है, स्टेट इलेक्शन
कमीशन को, तो हमारे पास तो एक कमीशन है नहीं है, क्योंकि हम तो एमपी के साथ थे, तो हमको पहले अपना क्या बनाना पड़ेगा, कमीशन बनाना पड़ेगा। तो हमने 28 सितंबर 2002 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का फाउंडेशन की स्थापना की। ये स्थापना है इस छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्शन कमीशन का। अब ये आई, मैं बोला चुनाव आम बात नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा काम लगता है। ये प्रोसेसिंग शुरू करेगी, विजिट करेगी कि पॉसिबल है कि नहीं उस रीजन पे चुनाव कराना, वहाँ के लोकल जो रिप्रेजेंटेटर्स हैं उन लोग से मिलेगी, वही आधा तो नेता लोग ही हैं इसमें बाधा और खलल डालने वाले। कोई बोलेगा कि पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में, कोई बोलेगा पार्टिसिपेट करेंगे। तो फाइनली जून 2004 में स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा बुलाया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन हुआ। वो वाला गोलमेज नहीं है, हिस्ट्री वाला। पता चले हिस्ट्री जो पढ़ रहे होंगे उन लोग बोल रहे हैं तो गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में हुआ था और लंदन में हुआ है। मैं रायपुर का गोलमेज सम्मेलन बोल रहा हूँ। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। स्टेट इलेक्शन कमीशन जितने रिप्रेजेंटेटिव्स थे या जो भी बड़े बड़े दल थे उन लोग को बुलाए थे, आओ भैया चर्चा कर लेते हैं चुनाव पहले क्या करना है, कैसे करना है। तो तैयारी था एक कि चुनाव अब अगला हम कराने वाले हैं, तो उसके लिए आप सबका क्या चाहिए, सपोर्ट। बिना लोकल अथॉरिटी के सपोर्ट के इलेक्शन, अगर गांव वाले लोग ही चुनाव को क्या कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, बहिष्कार, तो चुनाव हो सकता है। जब वोट देने वाला ही वोट नहीं देने जाएगा तो तुम बूथ बना क्या करोगे। तो पहले तो लोकल सपोर्ट चाहिए, लोगों का सपोर्ट होगा तभी इलेक्शन। डेमोक्रेसी में तो यही चीज होता है ना कि डेमोक्रेसी में लोग इन्वॉल्व होंगे तब डेमोक्रेसी है, लोग ही इन्वॉल्व नहीं है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी के बाद डिसीजन लिया गया और छत्तीसगढ़ में फर्स्ट पंचायत इलेक्शन हुआ है। पहला पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ का जनवरी 2005 में कंडक्ट हुआ। अब चुनाव हुआ, चुनाव होगा, वोटिंग होगा, किसी टाइम पे डेट डिक्लेयर होगा रिजल्ट का, रिजल्ट आएगा, पंचायत कितनों का चुनाव होगा वो सब का डेटा आएगा, फिर उसका फर्स्ट मीटिंग होगा, फर्स्ट मीटिंग के बाद फिर पंचायत का कार्यकाल शुरू होता है। तो 5 साल रहेगा मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो फिर ये जाएगा 10 तक। फिर अगला पंचायत चुनाव कराना है, उस कार्यकाल खत्म होने के पहले, टर्म ऑफ द ऑफिस ओवर जैसे होगा उससे ठीक पहले क्या करना है, पंचायत का इलेक्शन कराना है। तो दूसरा पंचायत चुनाव हुआ होगा 2010 और ये रहा होगा फिर से 15 तक। फिर उसके बाद तीसरा पंचायत चुनाव हुआ होगा 15 से 20 तक। चौथा पंचायत चुनाव हुआ होगा 20 से 25 तक जिसका कार्यकाल है। और अभी काम का ये है कि अभी रिसेंट में 5th इलेक्शन हुआ है, फरवरी 2025, फरवरी 3 फेस में इलेक्शन हुआ है पंचायतों का, फरवरी 2025, मतलब 5 साल टेन्योर होगा, मतलब फरवरी 2030 ये जाएगा। तो अभी काम का ये है कि फर्स्ट इलेक्शन हुआ जनवरी और 5th इलेक्शन हुआ पंचायत का फरवरी 2025। समझिए क्या बोल रहा हूँ, आना अब इसमें है। मैं बोला कि पंचायत जो है वो 3 टीयर पे होना चाहिए, ये प्रोविजन करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई आर्टिकल 243 बी, अनुच्छेद 243 बी के थ्रू बताया गया है कि 3 स्तर पे होगा। बोला गया है अलग अलग नाम स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से रखेगी, नाम हर स्टेट में अलग अलग है इन पंचायतों का। मैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में जो पंचायत का नाम है, बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में वहां पर एक पंचायत होगा, जिला पंचायत के नाम से जाना जाएगा। अब कितने जिले हैं तो हर में जिला पंचायत होगा। पढ़ क्या रहे हैं थोड़ा ध्यान में है, रूरल पढ़ रहे हैं, ये नहीं भूलना। इसके बाद बात करूंगा मैं अर्बन पर। कोई भी जिला, इंडिविजुअल कोई भी जिला, आप जिस जिला से बिलोंग करते होंगे वही जिला उठा लीजिए। हमारे यहाँ कोई भी जिला न तो फुल्ली रूरल हो सकता है न तो फुल्ली ये है। कोई भी जिला हमारे यहाँ, वहाँ का जो पॉपुलेशन है न तो पूर्ण रूपेण शहरी है न तो पूर्ण रूपेण ग्रामीण है। ग्रामीण और शहर का मिक्सअप आपको दिखेगा वहाँ। तो गांव की जनसंख्या को लेके बनेगा क्या, जिला पंचायत।
और शहरों की जनसंख्या को लेके आगे चल के बोलूंगा नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत बनता है। मतलब दोनों इंडिविजुअल है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अलग चलेगा, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अलग चलेगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? रूरल पॉपुलेशन को लेके बनता है जिला पंचायत, उसमें शहर की जनसंख्या शामिल नहीं। फॉर एग्जांपल मैं रायपुर से हूँ तो रायपुर के हिसाब से दे रहा हूँ आपको उदाहरण। रायपुर ये जो आप बैठे हैं ये एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर निगम। यहाँ के जितना जो भी रायपुर जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसका एक ज्यूरिडिक्शन है, कार्य क्षेत्र है या अधिकार क्षेत्र है, कहाँ तक ये नगर निगम काम करेगी। उसके बाहर का जो है वो अलग रीजन है। तो रायपुर नगर निगम में जितने लोग रह रहे होंगे वो रायपुर जिला पंचायत का पार्ट नहीं होंगे, क्योंकि इन लोग रायपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पार्ट होंगे। समझे क्या बोला मैं? आया समझ? नगर अलग है, गांव अलग है। गांव की जनसंख्या को लेके क्या बनेगा उस जिला में? जिला पंचायत। या कुछ नहीं तो मैंने जब आपको इंट्रो दे रहा था पॉपुलेशन के बेसिस पे, तो रायपुर मैं बोला था मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है, अप्रोक्सीमेट उठा ले रहा हूं। 21 लाख आबादी रायपुर में। क्या ये 21 लाख पूरा गांव की आबादी है? क्या ये 21 लाख पूरा शहर की आबादी है? नहीं हो सकती, क्योंकि रायपुर में शहर भी है, गांव भी है। तो इसमें से जब हम पढ़ेंगे सेंसस को डिटेल में तो आपको मिलेगा कि इस 21 लाख में से लगभग अप्रोक्सीमेट 9 लाख जो है गांव में रहती है, और बच गया जो है वो है 12 लाख के आसपास जो है वो शहर में रहती है। तो 9 लाख की आबादी को लेके बनेगा क्या? जिला पंचायत। समझ गए? वो 12 लाख की आबादी को लेके अलग चीज बनेगा, वो मैं 74th वाला एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। अब इसी जिला को बांटा जाएगा, वो इंटरमीडिएट लेवल बोला गया है ना, मध्यमवर्ती स्तर, उसका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हमारे राज्य में नाम है, खंड स्तर पे बोला गया है, ब्लॉक लेवल पे बनेगा जनपद पंचायत। जनपद पंचायत होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे इंग्लिश वाले। जिला पंचायत को ZILA लिखेगा, पंचायत वैसी है, और जनपद का JP लिख रहा हूँ इसलिए शॉर्ट में। इंटरमीडिएट लेवल ये है। फिर अगला कहानी है विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत होगा। विलेज लेवल पर होगा ग्राम पंचायत। तो पंचायतें हमारे यहाँ 3 टाइप की है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक में बटेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब मान लीजिए ये कोई एक जिला है, ठीक, ये जिला है, इसमें से ये जो है इस जिला का अर्बन रीजन है, तो ये एक्सक्लूड है। बचा क्या? ये वाला एरिया जो है वो रूरल रीजन है। तो यहाँ पर बनेगा एक जिला पंचायत, यहाँ के पॉपुलेशन को लेके बनेगा एक जिला पंचायत। अब इसको बांटा जाएगा किसमें? ब्लॉक में, खंड में। मान लीजिए इसको बांट दिया गया 4 खंड में। ये है जिला पंचायत ए, यहाँ पर PQRS 4 ब्लॉक है। तो इंडिविजुअल हर ब्लॉक में बनेगा एक जनपद पंचायत। तो जनपद इंडिविजुअल हर ब्लॉक में बोल रहा हूँ, जनपद पंचायत Q होगा, वैसी जनपद पंचायत R होगा, S होगा, P होगा। अब इसमें आएंगे क्या? विलेजेस, गांव। मान लीजिए यहाँ पर कुछ गांव है, नंबर्स मैं बोल रहा हूँ, गांव की संख्या मान लीजिए इस रीजन पे है 50, गांव बोल रहा हूँ, विलेज। ग्राम की संख्या है 50, लेकिन पॉपुलेशन डिपेंड करता है कि वहां ग्राम पंचायत कितने होंगे। आगे चल के बताऊंगा। मिनिमम 1000 पॉपुलेशन होने चाहिए तब वहां ग्राम पंचायत बन सकता है। अब हो सकता है किसी गांव में 1000 से भी कम जनसंख्या हो, छोटा गांव है। तो मान लीजिए गांव की संख्या है 50, लेकिन ग्राम पंचायत बना वहां 40। अब ग्राम पंचायत में आगे चल के बताऊंगा आपको। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई गांव है, उसको जूम करके ये ले लिए, कुछ पॉपुलेशन होगा यहाँ। ग्राम पंचायत जो है वो बटा होता है नंबर ऑफ वार्ड्स में। ग्राम पंचायत में होते हैं क्या? वार्ड। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नंबर ऑफ वार्ड्स अकॉर्डिंग टू पंचायत राज एक्ट 10 to 20 एग्जिस्ट करेगी। वार्ड की संख्या पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार कम से कम 10 हो सकते हैं, अधिक से अधिक 20 हो सकते हैं। डिपेंड किस पे करेगा? जनसंख्या पे। उस गांव की जनसंख्या कैसी है उसके आधार पे संख्या डिपेंड करेगा कि वार्ड कितने होंगे। अगर गांव की जनसंख्या मिनिमम 1000 है तो 10 वार्ड्स होंगे ही, 10 से मिनिमम नहीं हो सकते हैं। 10 वार्ड लास्ट लिमिट है मिनिमम में। और गांव की जनसंख्या अगर ज्यादा है तो लास्ट लिमिट है
20। समझ गए क्या बोल रहा हूँ? 3 टाइप की पंचायतें होती है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई ये विलेज है, तो ये उस डेवलपमेंट ब्लॉक का पार्ट है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये है जिला पंचायत, समझ लीजिए। इसी जिला पंचायत में आता है क्या? खंड, जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत का हिस्सा होता है क्या? ग्राम पंचायत। मान लीजिए ये जो है वो कोई ग्राम पंचायत है। ये ग्राम पंचायत फुल्ली किसी ना किसी जनपद का पार्ट होगा। फुल्ली बोल रहा हूँ, पार्शियली नहीं बोल रहा हूँ। कोई गांव जो है वो किसी ब्लॉक का हिस्सा होगा ही, तो ये ग्राम पंचायत इस जनपद पंचायत का हिस्सा होगा। ये है जनपद पंचायत। और ये जनपद पंचायत फुल्ली किसी ना किसी जिला पंचायत का हिस्सा होगा। अब जो वोटर्स होते हैं, जैसे एसआईआर अभी चला, आप सुने भी होंगे, वोटर्स होते हैं या तो वो रूरल रीजन पे रजिस्टर्ड हैं, या तो वो यही हो सकता है कोई ऐसे महात्मा बैठे 3-4 वोटर आईडी फर्जी वाड़ा में धरा जाएंगे, कैंसिल करवा ले रहे, वही फर्जी वाड़ा रोके बार एसआईआर करेगी। क्योंकि कई ऐसे महात्मा भरे हमारे यहाँ। ये एमपी के तो उनचे वोटर आईडी बन गए हैं, सीजी मार्क बस गए तब उनचे वोटर आईडी बन गए। ये वोटर आईडी एक ही होना चाहिए भाई। देश तो एक ही है कि 2 ठन देश है, कि छत्तीसगढ़ अलग देश है, मध्य प्रदेश अलग देश है, ऐसे तो है नहीं। वोटर आईडी एक ही होना चाहिए। या तो आओगे छत्तीसगढ़ के लोग ही कई ऐसे हैं, उनका शहरी क्षेत्र में भी वोटर आईडी है, ग्रामीण, उसीलिए तो एसआईआर किया गया। एक्चुअल जानना है कि ऐसे कितने फर्जी वाड़ा लोग घूम रहे हैं जिनका ठिकाना नहीं पूरे 20 साल में। क्योंकि लास्ट 2003 में हुआ था एसआईआर, जरूरी हो ही गया था, क्योंकि कितनों लोग मर भी गए होंगे। अब ओकर वोटर लिस्ट से नाम कटबे ना करे ना, ओकर तो हर साल वोटर लिस्ट में नाम आते। देखबे में मीम भी बने जबरदस्त वाला। तो कई ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़ा कर करके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो या तो आप वोटर के रूप में रजिस्टर्ड होंगे रूरल में या आप अर्बन में, या तो आपका वोटर आईडी गांव का होगा या तो शहर का होगा। अगर मान लीजिए आप किसी गांव के वोटर हैं, मान लीजिए मैं इस गांव का वोटर हूं, तो मैं इस ग्राम पंचायत के वार्ड का पंच और ग्राम पंचायत का सरपंच दोनों का इलेक्शन लड़ सकता हूं एट अ टाइम, एक ही समय में। मेरा गांव किसी ना किसी जनपद का पार्ट है, जनपद में इलेक्शन होता है मेंबर, इसका भी मैं चुनाव लड़ सकता हूं। मेरा गांव किसी ना किसी जिला का पार्ट है, जिला में भी होते हैं मेंबर्स, उसका भी इलेक्शन लड़ सकता हूं। मतलब गांव का एक मतदाता, मान लीजिए कोई वोटर है, तो वो एट अ टाइम चारों इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फिल कर सकता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है, क्योंकि शहर इंडिविजुअल है, जैसा कि आप सुने भी नहीं होंगे। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, आगे चल के समझाऊंगा। ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये है म्युनिसिपल काउंसिल और ये है नगर पंचायत। तीनों इंडिविजुअल है, कोई कनेक्शन नहीं है। नगर निगम अलग होता है, नगर पालिका अलग होता है, नगर पंचायत अलग होता है। कहीं आप नहीं सुनेंगे कि रायपुर नगर निगम में अभनपुर नगर पालिका आता है, नहीं हो सकता है। रायपुर नगर निगम मतलब रायपुर नगर निगम ही है, अभनपुर नगर पालिका मतलब अभनपुर नगर पालिका है। माना कैंप नगर पंचायत मतलब वो उसका कुछ ज्यूरिडिक्शन है, क्षेत्र है। तो यहाँ कहीं अलग अलग कहानी है। मान लीजिए अब कोई व्यक्ति यहाँ रजिस्टर्ड वोटर है, अगर वो नगर निगम में क्या है वोटर है, तो वो यहीं का इलेक्शन लड़ सकता है, इसके अलावा किसी और दूसरे अर्बन बॉडी का इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। अगर वो नगर पालिका में रजिस्टर्ड वोटर है तो वो नगर पालिका इलेक्शन को ही फेस करेगा या वही वोट करेगा। और अगर वो नगर पंचायत का वोटर है तो वही इलेक्शन लड़ सकता है, वही वोट करेगा, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन। समझिए क्या बोल रहा हूं? आया समझ? चले, बताना ये चाह रहा हूं कि पंचायत राज एक्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में 3 टाइप की पंचायतें हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला पंचायत है, ब्लॉक लेवल पे जनपद पंचायत है, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत है। जानना अभी ये है कि अभी क्या संख्या है। जैसे कि मैंने बोला कि इलेक्शन हुआ है, हाँ इलेक्शन हुआ है कब? फरवरी 2025 में, तब कुछ बॉडी में इलेक्शन हुआ होगा। फिर टोटल पर बात कर रहा हूं,
टोटल कितने का, इलेक्शन जो हुआ उसको अलग बोल रहा हूं, और है एक्चुअल में कितने नंबर्स। वर्तमान में जो जिला पंचायत का इलेक्शन हुआ है उसकी संख्या, हर जिला में एक जिला पंचायत होना चाहिए, तो जिलों की संख्या कितनी है, 33 है। मतलब टोटल कितने जिला पंचायत है, 33, सभी में इलेक्शन हुआ, ये बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में 33 है जिला पंचायत, और सभी जिला पंचायत में इलेक्शन हुआ है कब, फरवरी 2025 में। समझे। जिला बटेगा रूरल पॉपुलेशन को लेकर डेवलपमेंट ब्लॉक में, विकासखंड, विकासखंड की संख्या है छत्तीसगढ़ में 146, और सभी के सभी 146 जनपद पंचायत में हुआ है चुनाव। मतलब जितने नंबर्स हैं उतने में ही इलेक्शन हुआ है। ठीक। गांव की जनसंख्या को लेके बनता है क्या, ग्राम पंचायत, गांव नहीं कहा था अभी, ग्राम पंचायत कहा था। इंट्रो के समय बताया गांव की संख्या है 20551, ये गांव है रे भाई, अभी कुछ दूसरा मेंशन कर रहा हूँ, ग्राम पंचायत बोल रहा हूँ, गांव नहीं बोल रहा हूँ। जो इलेक्शन हुआ है ग्राम पंचायत में वो है 11672, इतने ग्राम पंचायत में हुआ है चुनाव, कब, फरवरी 2025 में। अगर आंकड़ा आप देखें तो ये जो डेटा मैं लिखा हूं वो इलेक्शन वाला है, ये जो डेटा मैं लिखा हूं वो है इलेक्शन वाला, जहां इलेक्शन हुआ है 11693, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, कुछ बोल रहा हूं। इसमें से अभी इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में बोला था डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है बताई कि 11,693 ग्राम पंचायत है छत्तीसगढ़ में। इलेक्शन के बाद 4 ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बना दिया गया है, तो इसमें 4 माइनस करके लिखेंगे, 4 माइनस करेंगे तो मिलेगा कितना, 11689, ये अभी ग्राम पंचायत है। कैसे 4 माइनस करना है वो अगले फेस में बता रहा हूं मैं आपको। तो 11689 छत्तीसगढ़ में रिसेंट में ग्राम पंचायत है, जिसमें से इतने में हुआ है इलेक्शन। अब बाकी में क्यों नहीं हुआ ये मुद्दा है, बाकी में क्यों नहीं हुआ ये मुद्दा है, पढ़ेंगे। अब पंचायत राज एक्ट 1993 सेक्शन नंबर 87, वहां प्रोविजन है कि अगर कोई पंचायत अपने पावर का मिसयूज करती है तो 5 साल के पहले उसको राज्य सरकार डिसॉल्व, भंग कर सकती है। और जब भी कोई पंचायत भंग हो जाता है अपने कार्यकाल के पहले तो विद इन 6 मंथ चुनाव कराना है, लेकिन टर्म्स डिपेंड करेगा कि अगर उस पंचायत का कार्यकाल 6 महीने से कम है तो नए 5 साल के लिए वो गठित होता है। मतलब इस साल कुछ पंचायतों का बाई इलेक्शन होगा, उसमें इलेक्शन होगा, वो अभी नहीं समझ आ रहा होगा, छोड़ देना है। अभी इतना जानना है कि छत्तीसगढ़ में, तो ये भी ना पता रहे तो छोड़ दीजिए, ये जानना है आपको। और खास करके ये दोनों, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट पंचायत है कितने, 33, और जनपद पंचायत है कितने, 146। आया समझ क्या बोला, ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, प्रोविजन लेके आया था। कुछ नहीं तो इतना जाने, सब छोड़ देंगे तो भी चलेगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध पंचायत राज व्यवस्था से है, इतना तो ना भूलेंगे। अगला कहानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, पूरा प्रोसेस वही है, चेंज कर रहा हूं उसको ध्यान देना है। दोनों बिल एक साथ हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया था, दोनों बिल एक साथ, और एक साथ दोनों की प्रक्रिया निपटी है। 22 दिसंबर को वो 73वां वाला पढ़े हैं, सेम 22 दिसंबर को लोकसभा में 74वां बिल भी लाया गया, पास हुआ। 23 दिसंबर को राज्यसभा में लाया गया, पास हुआ। राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन 20 अप्रैल को दोनों बिल को मिला है। अंतर बस ये है, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो गजट में नोटिफाई हुआ था 24 अप्रैल को, जबकि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो गजट में नोटिफाई हुआ है 1 जून 1993 को। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम देश में कब लागू हुआ है तो ये डेट है। बाकी पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो दोनों का सेम है, अनकॉमन नहीं है। ये जो डेट लिखा वो कॉमन है, अनकॉमन डेट है वो गजट नोटिफिकेशन, समझिए। बाकी को आप कॉपी पेस्ट
कर सकते हैं। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के लिए जो बिल लाया गया था वो लोकसभा में पेश किया गया, पारित हुआ, राज्यसभा में पेश किया गया, पारित हुआ, राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन इसी दिन मिला है दोनों बिल को, लेकिन राजपत्र में भारत सरकार के गजट में नोटिफाई हुआ था 1 जून 1993 को। उसी पर बात कर रहा हूं। अब ये भी कुछ प्रोविजन लेके आया होगा, जैसे पंचायत राज के लिए जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कुछ प्रोविजन लेके आया, तो ये भी कुछ प्रोविजन लेके आया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट जोड़ा गया 9A, 9 का नाम दिया गया, जैसे इसको नाम दिया गया पंचायत राज, इसको नाम दिया गया है नगर पालिकाएं, म्युनिसिपैलिटीज। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहलाता है, तो वो है म्युनिसिपैलिटीज। जैसे इसको बोलते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पंचायत राज, वैसे इसका नाम दिया गया है म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं। उसमें जोड़ा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया पार्ट 9 का या ए, आर्टिकल दिए गए, खत्म कहाँ हो रहा है ये, ओ पे, ये उसी के कंटिन्यू किया गया। आर्टिकल नंबर 243P यहाँ से स्टार्ट हुआ है, गया ये जेड तक, आखिरी लेटर है, फिर उसका ZABC ऐसा करते हुए गया है ZG तक, PQRSTUVWXYZ, फिर ZA ZB ZC ZD ऐसा करते हुए गया है वो ZG तक। फिर इसमें आर्टिकल्स आपका शेड्यूल जोड़े गए, आर्टिकल्स के बाद शेड्यूल है 12th 11th ये था, 12th शेड्यूल जोड़ा गया कहाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इन नगरीय निकाय को, अर्बन बॉडीज को 18 सब्जेक्ट दिए गए, जैसे इन लोग को 29 विषय दिए गए काम करने के लिए, वैसे इन लोग को 18 विषय दिए गए काम करने के लिए। अब इसी के तहत कहानी सुना रहा हूं अर्बन बॉडीज के लिए। फिर से अगेन कोई ना कोई एक्ट बनाएगा, लेकिन इससे पहले जो एक्ट चल रहे थे इसको पढ़ेंगे आगे चल के, तो बात करूंगा वो एक्ट रहा, उसके लिए कोई नया एक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया उसके थ्रू फिर राज्य सरकारों ने अपना कानून बनाया। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कानून बनाए, मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, नगर निगम अधिनियम 1956। अब ये नहीं सोचना आप तो बोले 1993 में इंप्लीमेंट हुआ है। इस संविधान संशोधन में बताया गया कि जो पहले के कानून है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, राज्य सरकार की मर्जी है, नहीं तो वो नया कानून बना सकती है। तो एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया, नया कानून न बना के उसको पुराने वाले कानून जो इसके पास था उसको वो कंटिन्यू किया। तो 1956 का एक्ट है, मध्य प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है, म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 1961। ये दो एक्ट एमपी गवर्नमेंट का है, नाम से स्पष्ट है। 56 वाला एक्ट एक्सप्लेन करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम को क्या होता है समझा रहा हूं आगे। नगर पालिका, नगर पालिका में दो बॉडी रखा गया है, एक है नगर पालिका परिषद म्युनिसिपल काउंसिल और दूसरा है नगर पंचायत। इसको इंग्लिश वाले टेक्स्ट में ही लिखेंगे, नगर पंचायत ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल, इसको बोलते हैं नगर पंचायत। यह है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन के लिए अलग एक्ट है 1956 का, काउंसिल और पंचायत के लिए एक्ट है 1961 का। तो पहले ये समझे कहानी कहाँ से आया। कहानी है वो आर्टिकल जो शुरू हुआ है, आर्टिकल नंबर 243 कहाँ से शुरू हुआ है, ये पी से गया है ये जेड जी तक। तो आर्टिकल नंबर 243 पी में है परिभाषा, काम का है जो बोल रहा हूं आर्टिकल नंबर 243 क्यू, पी के बाद क्यू आएगा। क्यू में बताया गया अर्बन बॉडी के इस्टेब्लिशमेंट को लेके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि 3 टाइप के शहरी निकाय होंगे। एक को बोला गया लार्जर अर्बन एरिया, वृहत्तर नगरीय क्षेत्र,
पॉपुलेशन से आशय है, बृहत्तर कहने का मतलब जनसंख्या वहां की। दूसरा बोला गया है लघुत्तर, स्मॉलर अर्बन एरिया, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र। और तीसरा बोला गया है ट्रांजिशनल, संक्रमणगत क्षेत्र। ये है लार्जर, ये है स्मॉलर और ये है ट्रांजिशनल। तीन टाइप के अर्बन बॉडी के बारे में बात किया गया है। लार्जर मैं बोल रहा हूँ फिर से, पॉपुलेशन के ऊपर है ये लेके, लार्जर कहने का मतलब, या स्मॉलर बोला जा रहा है तो पॉपुलेशन ही है। ट्रांजिशनल को थोड़ा समझना है। लार्जर का मतलब समझिए, जहां ज्यादा शहर के लोग रह रहे हैं वो लार्जर है, जहां कम शहर के लोग रह रहे हैं वो स्मॉलर है। ट्रांजिशनल मुद्दा है क्योंकि आज जो भी शहर है वो शुरू से शहरे पैदा हुआ है क्या? कभी वो गांव रहा होगा, वही ग्राम से शहर की ओर बना है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो रीजन गांव से मूव करी किधर, शहर, उसके लिए बनता है क्या, संक्रमणगत क्षेत्र, ट्रांजिशनल एरिया। तो ट्रांजिशनल एरिया क्या है समझ गए, इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल से अर्बन कन्वर्ट हो रहा है तो उसके लिए टर्म्स यूज किया गया है, वो है संक्रमणगत। अब तीन टाइप की बॉडी बताई गई है। जो लार्जर अर्बन एरिया होगा वहां पर गठित किया जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, या इसी को बोलते हैं नगर पालिक निगम। अगर पूरा लिखूं तो मैं नगर पालिक निगम, शॉर्ट में बोल देते हैं हम लोग नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कहाँ बनेगा, लार्जर, जहां शहरी जनसंख्या ज्यादा हो। शहरी जनसंख्या कितना हो ना ये कानून में बताया गया है, मतलब 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में, ना जो एमपी ने एक्ट बनाया उसमें बताया गया है। वो राज्य सरकार को जचना चाहिए कि वहां शहरी जनसंख्या ज्यादा है कि कम है। ठीक, तो नगर पालिक निगम होता है। लघुत्तर, यहां होता है नगर पालिका परिषद, शॉर्ट में ये बोल देते हैं हम लोग नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल, अगर पूरा नाम इंग्लिश में देखें तो। संक्रमणगत क्षेत्र के लिए बोला गया है बनेगा क्या, नगर पंचायत, नगर पंचायत। संक्रमणगत का मतलब समझ गए, गांव से जो शहरों की ओर चल रही है उसके लिए संक्रमणगत है। जो ऑलरेडी शहर के रूप में स्टेब्लिश हो गया है, टाइम टू टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, टाइम टू टाइम जनसंख्या बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो अगर छोटी जनसंख्या है तो वहां नगर पालिका बन जाती है, बड़ी जनसंख्या है तो नगर पालिक निगम या नगर निगम बन जाती है। ये तीन टाइप की अर्बन बॉडी है। फिर से बोल रहा हूँ, ये तीनों अर्बन बॉडी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। नगर निगम अलग होता है, अगर आप किसी शहर से बिलोंग करते होंगे तो नगर पालिका अलग होता है और नगर पंचायत अलग होता है। इसमें गांव की आबादी शामिल नहीं होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गांव की जनसंख्या को लेके बनता है क्या, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। शहर की जनसंख्या को लेके बनता है क्या, ज्यादा जनसंख्या शहर में, जैसे हमारे यहाँ नगर निगम की संख्या जो है वो 14 है, तो छत्तीसगढ़ में 14 बड़े शहर है, ऐसा आप कंक्लूड कर सकते हैं। 14 की क्या है, नगर निगम है। नगर पालिका की संख्या जो है छत्तीसगढ़ में वो है 59, 59। तो आप ये मेंशन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में छोटे नगरों की संख्या जो है वो 59 है। और नगर पंचायत की संख्या 1 2 3 123। तो आप ये बोल सकते हैं कि संक्रमणगत क्षेत्र जो है वो 123 है। ये संख्या है, टोटल ऐड करेंगे तो मिलेगा 196। छत्तीसगढ़ में अर्बन बॉडीज हैं उसकी संख्या है 196। समझिए क्या बोल रहा हूँ। काम का अभी ये है कि आपको पता हो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगम, वो चल के जिला में सुनेंगे 14 नगर निगम है, ये आपको पता हो। अब जनसंख्या हर जगह अलग अलग होगी, कैसे, कुछ ना पता हो तो ये पता हो भैया, बाकी छोड़ भगाइए। 73वां का संबंध पंचायत राज से है, 74वां का संबंध नगर पालिका से है। पंचायत राज में 3 टाइप की बॉडी है, जिला पे जिला पंचायत, जिला ब्लॉक में डिवाइड है जनपद पंचायत, और विलेज पे ग्राम पंचायत। 3 टाइप का निकाय होता है। अर्बन बॉडी में भी 3 टाइप का निकाय होता है, बड़ा शहर है तो नगर निगम, छोटा शहर है तो नगर पालिका, और जो संक्रमणगत है, ट्रांजिशनल है, गांव से शहर की ओर मूव कर रही है तो उसके लिए है। ये लिस्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, uadcg.gov.in वेबसाइट है।
अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। ये जो बोला हूं इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है uadcg.gov.in, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, शहरी प्रशासन विकास विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां से आपको ये डेटा मिल जाएगा जो बताया हूँ संख्या आपको। उसमें कौन कौन से 14 है वो भी लिस्टेड है, कौन कौन से 59 है वो भी लिस्टेड है, और 1 2 3 मतलब ये चेंज होते रहता है, चेंज होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी पढ़ा दिए तो रहेगा ही ये, क्या चेंज होगा तो कल के डेट में मैं इसमें अपडेट कराऊंगा फिर से, क्योंकि 5-6 महीना लगेगा ही। अभी 5-6 महीने लगे, 5-6 महीने में कुछ भी हो सकता है। हाँ तो अभी है ये, ऐसे नहीं सोचना है। कल आप पिछला स्टार्टिंग में तो 14 बताए थे, कब से 15 हो गया ये। तो उसके लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट बताऊंगा आपको egazette.cg.nic.in। अगर कोई चेंज हो रहा है तो चेंज को यहाँ से देखना होता है, egazette.cg.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के राजपत्र का, यहाँ से मिल जाएगा आपको राजपत्र। अब देखते कैसे वो बात कर रहा हूँ। मोबाइल से खोलें, नेट कनेक्ट है कि नहीं, बोर्ड में नेट कनेक्ट है कि नहीं, मैं नेट है नहीं, प्रोसेस कैसे नहीं हो रहा ये 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 नहीं तो भी कोई। मोबाइल से खोलें egazette.cg.nic.in, कैसे देखते हैं मैं बता देता हूँ आपको। खुला, हाँ देखिए उसमें जैसे खुला होगा ना तो फिर राइट साइड में ऐसा दूरबीन लेके एक जने खड़ा होगा, हाँ उसको क्लिक करें, वो सर्च करने के लिए आइकॉन है। हुआ, अब राजपत्र लिखा होगा, उसका टाइटल दिया होगा असाधारण, उसको करना है, हाँ मतलब साधारण दिया होगा उसको करना है असाधारण, ऑर्डिनरी है उसको करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसा दिख रहा होगा होम पेज। हाँ इसको क्लिक करेंगे, ये साधारण लिखा होगा, इसको क्लिक करना है असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। फिर डिपार्टमेंट, हम बात कर रहे हैं कौन से डिपार्टमेंट का, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो नीचे आके देख लीजिएगा नगरी, हिंदी में लिखा होगा नगरी प्रशासन विभाग। ये फिर बोला गया राजपत्र दिनांक से, कौन से दिनांक से चाहिए, तो अपने को 1 साल पीछे चल देना है, यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा 5, आज 9 तारीख है 2025, 9 तारीख 2026, इसके बीच में इस अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जो भी गजट आए होंगे वो सब आपको शो हो जाएगा। नीचे आना है, ये दिखेगा आपको कि अब तक कौन कौन से इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आया हुआ कहानी है। जैसे मैं अभी बोला कि 4 माइनस करना है, बोला था ग्राम पंचायत की संख्या है 11,693, लेकिन उसमें से 4 ग्राम पंचायत बन चुका है क्या, नगर पंचायत, वो मिल जाएगा आपको। ग्राम पंचायत बड़ी करेली, धमतरी का एक गांव है, और उसके साथ उसका एक गांव है खट्टी, गांव है, एक ग्राम पंचायत और एक गांव है, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है नगर पंचायत। और डेट लिखा हुआ है दिसंबर 25 का है, चुनाव हो चुका है फरवरी 25 में, चुनाव के बाद वो ग्राम पंचायत क्या बन रहा है, नगर पंचायत। तो एक ये माइनस करना है, बोल रहा हूँ नगर पंचायत राजिम, ऑलरेडी नगर पंचायत था, वो बन क्या गया है नगर पालिका परिषद।
मतलब वो एक ऊपर चढ़ रहा है। नगर पंचायत से जनसंख्या बढ़ गई होगी, नगर पालिका बन गई है। तमनार आगे चल के देखेंगे। नगर पंचायत डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव में आता है डोंगरगांव। डोंगरगांव जो नगर पंचायत था वो भी नगर पालिका बन चुकी है। अब बोल रहा हूँ ग्राम पंचायत मोहला, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला का वो ग्राम पंचायत था, उसको बनाया गया है नगर पंचायत। कोटा को जो बिलासपुर में आता है वो नगर पंचायत से नगर पालिका बन रही है। नगर पंचायत तपकरा ये ग्राम पंचायत था, उसको नगर पंचायत बनाया गया नवंबर 2025 में। ग्राम पंचायत था तमनार, उसको नगर पंचायत बनाया गया। ऐसे 4 नाम हैं। जो पहले क्या था ग्राम पंचायत था, वो आज के डेट में नगर पंचायत बन गया। मतलब कोई भी चेंज आएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी जो डेटा आपको बताए हैं वो डेटा अभी पढ़ना है, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई लास्ट में फिर से मैं इसी पॉइंट पे आऊँगा और फिर चेंज कराऊंगा, क्योंकि 5-6 महीने में तो बहुत सारी चीज़ें बदल जा रही। और मेरे बस का तो बात नहीं ना भाई, गवर्नमेंट में मैं थोड़ी ना हूँ कि होल्ड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, अभी बाद में बनेंगे जो भी है, ऐसा तो है नहीं। तो अभी आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ जो स्टेटस है वो समझ गया क्या बोल रहा हूँ। 14 ना कुछ नहीं जानना है तो 14 नगर निगम है, 59 नगर पालिका है और 123 नगर पंचायतें हैं। या वो भी ना पता हो तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। रूरल जिसको पंचायत राज के नाम से जानते हैं, अर्बन जिसको म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जानते हैं, नगर पालिकाओं के नाम से जानते हैं। ये दोनों आपको पता हो। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है ये पंचायत राज, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है नगर पालिकाएं। समझ गए। कुछ नंबर्स याद हो आपको, खास करके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत, इसकी संख्या है 33, हर जिला में एक पंचायत है। और नगर निगम की संख्या थोड़ा दिमाग में रहे, नगर निगम की संख्या है 14। अगर उन तीनों बॉडीज में देखें तो आप ये याद रख सकते हैं। ये है आपका इंट्रोडक्शन, इंट्रो आया कुछ। हाँ, अगला पॉइंट है, अब तक जो देख रहे थे वो टीजर था, अब स्टार्ट है ट्रेलर। वो केवल सरफेस था, जितना सुने आप वो जानना था आपको कि छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, सराउंडिंग स्टेट कौन कौन से हैं, नंबर्स कितने हैं, फिर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन आपको बताया गया, अक्षांश एवं देशांतर की स्थिति। फिर सरफेस लेवल पे इंट्रो दिया गया आपको, एरिया को लेके, पॉपुलेशन को लेके, फॉरेस्ट को लेके, वाइल्ड लाइफ को लेके, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। अगला बात कर रहा हूँ, अगले कहानी है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन इंट्रोडक्शन। पढ़े हैं आप छत्तीसगढ़ में डिवीजन कितने, 5, तो उसी पर बात करूंगा। और जो डिवीजन है उसी पे ही डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट्स का तो इसी पर बात है। अब आगे चल के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से हमको डिवीजन देखने हैं और डिस्ट्रिक्ट देखने हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, कुछ क्वेश्चन है आंसर दीजिएगा। कल एक पेपर हुआ था जेई का, व्यापम लिया था, उसमें कुछ क्वेश्चन है इंट्रो से, मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। NRDA जेई 2025 न्यू रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, एक अथॉरिटी हमारे यहाँ नया रायपुर के डेवलपमेंट के लिए जो गठित किया गया है, उसमें जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ है कल। कल मतलब 8 फरवरी, कल का डेट 8 फरवरी 2026 को पेपर हुआ है। उस पेपर में जो आप इंट्रो पढ़े हैं उस सेक्शन से कुछ क्वेश्चन हैं, लिखेंगे, क्वेश्चन लिखें, आंसर बताइएगा मेरे को, फिर आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है? हाँ चले, पहले इंग्लिश वाले लिखे फिर हिंदी पर आ रहा हूँ। द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, पहला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ शेयर इट्स बाउंड्री, शेयर द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ हाउ मैनी स्टेट्स, शेयर इट्स बाउंड्रीज विथ हाउ मैनी स्टेट। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। हिंदी वाले लिख लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कुल कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कुल कितने
राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है? वही ऑप्शन है 7658 ABCD। आंसर पता है सबको? चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखिए। अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, अरेंज इन करेक्ट ऑर्डर, ब्रैकेट में लिखिएगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्लोज है ब्रैकेट, द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, the districts of Chhattisgarh through which the Indian Standard Time, ब्रैकेट में IST है, through which the Indian Standard Time IST standard meridian passes from north to south, standard meridian passes from नॉर्थ टू साउथ, जिला का नाम है। मेरिडियन पासेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिला का नाम लिख रहा हूं, KLMNO में है, के में जिला का नाम है कोरिया, के में जिला का नाम लिखा हुआ है कोरिया, एल में जिला का नाम है कोरबा, एम में जिला का नाम है बलौदा बाजार, एन में है जांजगीर चांपा और ओ में है महासमुंद गरियाबंद। ठीक, ऑप्शन है आपका, अब ऑप्शन है, ऑप्शन ABCD, ऑप्शन ए है KLMNO। पहले जिला का नाम लिखना है, ये क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, हिंदी वाले लिखेंगे इसके बाद। KLMNO जिला का नाम दिया गया इस नंबर करके, उसको अरेंज करना है जो IST पास होती है उसके बेसिस पे। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन लिख लेंगे KLMNO, अगला ऑप्शन है KLNMO, अगला KLNMO, फिर है LMKNO, फिर है NKLMO। हिंदी वाले क्वेश्चन लिखेंगे, बाकी वही रहेगा, हिंदी वाले क्वेश्चन लिखेगा। भारतीय मानक देशांतर रेखा, क्वेश्चन है भारतीय मानक देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के, भारतीय मानक देशांतर रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के जिन जिलों से, छत्तीसगढ़ राज्य के जिन जिलों से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है, जिन जिलों से उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है, उन्हें सही क्रम में ऊपर से नीचे रखें, टॉप टू बॉटम, उन्हें सही क्रम में ऊपर से नीचे रखें। जिला का वही KLM के नाम पे ही है, K कोरिया, L कोरबा, M बलौदा बाजार, N जांजगीर चांपा और O महासमुंद गरियाबंद। ऑप्शन है ABCD के फॉर्म में। हिंदी वाले लिख लें, फिर आंसर देखते हैं क्या होगा। लिख ले हिंदी वाले, हाँ चलो बताओ अब आंसर क्या होगा। B, पहले कोरिया काटता है, ठीक, सूरजपुर गायब है तो कोरिया ले सकते हैं, कोरिया है, फिर कोरबा है, फिर बलौदा बाजार, पहले जांजगीर आएगा, फिर बलौदा बाजार, फिर चलिए तीसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था इंट्रो वाले सेक्शन से ही, लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेगा। इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व जमाना है, वेस्ट टू ईस्ट। जिला का नाम JKLM के रूप में दिया गया है, JKLM, जे में नाम लिखा हुआ है जिला का। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। के में लिखा हुआ है कोरिया, अगला जिला का नाम है। L में लिखा हुआ है सूरजपुर और M में है बलरामपुर। अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है JKLM, ऑप्शन बी है KJLM, ऑप्शन सी है LKJM, ऑप्शन डी है MLKJ। हिंदी वाले लिखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर, छत्तीसगढ़ राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित निम्नलिखित जिलों का सही क्रम है। पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित निम्नलिखित जिलों का सही क्रम है। वही है फिर से, जे में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला का नाम है, के में कोरिया है, एल में सूरजपुर है और एम में बलरामपुर है। ऑप्शन के हिसाब से बताना है। पढ़े सरगुजा डिवीजन का जिला दिख रहा है आपको। पहले मनेंद्रगढ़ आएगा, फिर कोरिया है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। हाँ आंसर है, कल के एग्जाम में आया है, वो इंट्रो से आया इसलिए लिखवा दिया हूँ मैं। इंट्रो से है, इंट्रो में पढ़े थे आप ये सब चीज़ कि छत्तीसगढ़ का सराउंडिंग 7 स्टेट के साथ है, पढ़े हैं आप। फिर IST का मैं बताया था, सूरजपुर से लेके पूरा गरियाबंद तक की कहानी, टॉप टू बॉटम। सूरजपुर है, फिर कोरिया है, फिर कोरबा है, जांजगीर है, बलौदाबाजार है, महासमुंद है, गरियाबंद है, जहाँ जहाँ से क्रॉस हो रही है 82 हाफ, ऐसा कुछ पढ़े। और ये तो सरगुजा डिवीज़न की ही जिलों को दे दिया गया, उसको क्या करना है, अरेंज करने के लिए दिया वेस्ट टू ईस्ट। और आजकल व्यापम का कोई भी पेपर आप देखेंगे तो ऐसा कोट करके दे रहा है चीज़ों को। जो टेट वेट देखे होंगे तो जान भी गए होंगे, हर यही ट्रेंड चल रहा है व्यापम में। JKLM, ABCD हट गया है, अब उसके जगह JKLM आ गया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस आया ही इसलिए रिपीट करा दें, कोई कहानी नहीं है उससे जुड़ा हुआ। डिवीज़न है, नंबर ऑफ डिवीज़न 5 है। फिर उसके बाद पढ़ना है हमको, और आप ये जानते हैं कि ये 33 जिले जो है वो किसी न किसी डिवीज़न का पार्ट है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो जिला है वो किसी डिवीज़न में ही नहीं आता है। और आप पढ़े हैं कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो बिलासपुर डिवीज़न में 8 जिले आते हैं, ऐसा कुछ बताया गया। मिनिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो रायपुर में है। फिर दुर्ग बस्तर में 7 जिले आपको बताया गया, और सरगुजा डिवीज़न में 6 जिला पढ़े। तो पहले हम देख रहे हैं डिवीज़न, फिर आता हूँ जिला पर। डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, डिवीज़न का थोड़ा सा हिस्ट्री फिर छोड़ रहे हैं आपको, इतिहास पर बात कर रहा हूँ। डिवीज़न हमको पढ़ना है और डिवीज़न का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है। जैसे कि इंट्रो में आप सुने, क्या सुने इंट्रो में, बताया गया है कि कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइड है डिवीज़न। कोई भी राज्य, केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं, ऑल ओवर इंडिया, भारत देश का कोई भी राज्य हो वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से किस में बटा है, संभाग में। संभाग से फिर जिला बनता है, जिला में होता है तहसील, और फिर फाइनली होता है गांव, विलेज। ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है मोटा मोटा अगर उठाएं तो। या दूसरे फॉर्म में आप समझे तो ये भी बोल सकते हैं, गांव से मिलके तहसील बनता है, तहसील से जिला, यही बोल सकते हैं दूसरे फॉर्म में। अब ये जो विलेज नाम का जो एग्जिस्टेंस है इस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का, ये आज का नहीं है। हमारे यहाँ हिस्ट्री में कई ऐसे आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, इंस्क्रिप्शन एविडेंस है, जहाँ गांव का नाम मिलता ही है। डोनेट करते थे पहले के राजा जो है गांव, तो गांव रहा होगा तब डोनेट करते रहे होंगे, कि गांव ही नहीं था और
घोषणा कर दी मैं फलाना गांव डोनेट कर दे, एग्जिस्टेंस होगा गांव का तभी तो डोनेट किया होगा। मतलब गांव की व्यवस्था आज की नहीं है, ये शुरू से है। लेकिन जो ये तहसील, जिला और डिवीजन, ये सिस्टम ब्रिटिशर से लेके आए हैं, अंग्रेजों का देन है। जब अंग्रेज यहाँ रूल करना शुरू किए तो अंग्रेज लेके आए क्या, तहसीली, जिला और डिविजनरी या फिर कमिश्नरी सिस्टम उसको बोलते हैं। बताया गया है आपको हमारे यहाँ कलचुरियों का रूल रहा है 1000 AD टू, मैं रतनपुर वाले को ले रहा हूँ 1745, ये कलचुरी का टाइम पीरियड है। कलचुरियों को रिप्लेस करके आया कौन, भोसले, मराठा। 1758 टू 1854 ये नागपुर के मराठों का टाइम पीरियड है जो छत्तीसगढ़ में रूल किए, और इन्हीं को रिप्लेस करके आया कौन, अंग्रेज, 1947। ये ब्रिटिश का टाइम पीरियड है छत्तीसगढ़ में। ये भोसले जो नागपुर के मराठा थे उनका टाइम पीरियड है, और ये कलचुरी का टाइम पीरियड है। तीन बड़े यहाँ पर हमारे यहाँ रूल करने वाले जो थे। अंग्रेज आए, मैं बोला भी ये तीनों के लिए थोड़ी देर पहले कि जो तहसीली सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट है और जो कमिश्नरी है, संभाग, ये तीनों लेके आए कौन, अंग्रेज। मतलब इससे पहले ये टर्म्स नहीं थे, ये टर्म्स इंट्रोड्यूस किया गया एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स के द्वारा। और कहानी नीचे से बनाना शुरू करना है। छत्तीसगढ़ में जो पहली व्यवस्था शुरू हुई तहसील व्यवस्था थी 1854। तहसीलों को लेके बनता है क्या, जिला। फिर तहसीलों को लेके अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, 1861 में जिला बनाए। और फिर जिलों को लेके बनता है क्या, डिवीजन। 1862 में छत्तीसगढ़ में डिवीजन आपको दिखेगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ। 1854 में तहसीली सिस्टम शुरू हुआ है। फिर 1861 में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन शुरू हुआ है। और 1862 में कमिश्नरी, संभाग प्रशासन शुरू हुआ है। और ये तीनों पार्ट है किसका, अंग्रेज का। अंग्रेज लोग शुरू किए हैं ये, उससे पहले जो डायनेस्टी रूल कर रही होगी उसका पार्ट नहीं है। लेकिन मैं गांव बोल रहा हूँ, ये शुरू से था, इसको कोई शुरू नहीं किया है। इसका इतिहास आप जब देखेंगे, जब इंस्क्रिप्शन हम पढ़ाएंगे आपको अभिलेख, तब वहां मिलेगा कि कई राजाओं ने गाँव का दान किया है। जब गांव रहते होंगे तब तो दान किया होगा, है नहीं। तो ये पहले से था। लेकिन ये जो तहसील, जिला और संभाग जो आज आप सुनते हैं, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील, ये किसका देन है, अंग्रेज का। तो प्राइमरी यही ध्यान देना है, पढ़ना है ये। फिर उसके साथ साथ जिला पढ़ते चलेंगे। और जो तहसील आपको बताएगा, नंबर्स तो मैं बता ही दिया हूँ आपको। छत्तीसगढ़ में तहसील की संख्या है 253, डिस्ट्रिक्ट की संख्या है 33 और डिवीज़न है, यही पढ़े हैं। तो अगली क्लास में इसी पर बात करूंगा मैं। ये देखेंगे हम हिस्ट्री। अब डिवीज़न जो है वो किसी स्टेट में होता है, ये तो मैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हूँ। लेकिन शुरू से तो छत्तीसगढ़ नहीं रहा है, इतना जान गए हैं आप। 2000 में छत्तीसगढ़ बन रहा है, तो पहले छत्तीसगढ़ कहीं तो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि अचानक भयानक 2000 में प्रकट हो रहा है छत्तीसगढ़ में आ गयो की। एक पहले कोई ना कोई स्टेट के पार्ट रहा ही होगा ना। हाँ, तो वही हिस्ट्री देखना है कि पहले छत्तीसगढ़ कहाँ था, आज है तो वो तो जान लिए कि 2000 से एक स्टेट है नहीं। तो पहले क्या था वो इसी पर बात करूंगा मैं अगली क्लास। आया समझ यहाँ तक।